Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome to my channel commercenetxxpress. My dear friends, आज का जो सेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज जो सेशन है हम लेकर आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट MCQs के साथ, क्योंकि जो MCQs हैं वो रिलेटेड है DSSSB PGT कॉमर्स जो जुलाई में कंडक्ट हुआ था एग्ज़ाम, उससे रिलेटेड उसका हम सोल्यूशन करेंगे विद एक्सप्लेनेशन और आपको 1 बाय 1 एक एक टर्म को समझाया जाएगा। अगर आप किसी टीचिंग एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करना मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है, एक स्टेप होता है किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप टारगेट कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम को, चाहे वो DSSSB का हो, NVS, KVS, रीट, HSC या फिर किसी अदर स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का टीचिंग एग्ज़ाम, लेट्स गो। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आया था 2018 में। आपके सामने है कुछ इस तरह से, ABC लिमिटेड इशूड 20,000 बॉन्ड्स ऑफ 10 ईच। वो कह रहा है कि ABC लिमिटेड ने 20,000 जो 8% बॉन्ड थे उनको 10 पर एट पार उन्होंने इशू किए, विच आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स। ये 5 ईयर्स के बाद रिडीमेबल है एट प्रीमियम। कितने प्रीमियम पर? 20%। द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड्स टू बी रिटर्न ऑफ एवरी ईयर विल बी। वो कह रहे हैं जो अमाउंट ऑफ लॉस मीन्स वो प्रीमियम पर दे रहे हैं, उन्होंने 10 पार पे तो उन्होंने इशू किया, लेकिन जब वो 5 ईयर्स के बाद उनको रिडेम करेगा तो करेगा 20% पर, ओके, एज प्रीमियम, साथ में प्रीमियम भी देगा। ओके, तो उसका जो 20% है वही उसका क्या है? लॉस है। तो वो कह रहे हैं द अमाउंट लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड्स टू बी रिटर्न ऑफ एवरी ईयर। तो वो एवरी ईयर कितना राइट ऑफ करेगा, उसको राइट ऑफ भी तो करना पड़ेगा ना एवरी ईयर, तो हमें वो सोल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखिए जो 20,000 थे, अगर 10 ईच के हिसाब से लगाते हैं तो ये कितने के हुए? 2 लाख के, 2 लाख के हुए। और हमें कितना देना है इसके ऊपर प्रीमियम? 20%। अगर 2 लाख का 20% हम निकालते हैं तो कितना रह जाता है हमारे पास? 40,000। यस, और इसको डिवाइड करना है 5 ईयर्स में कि एवरी ईयर, ईच ईयर वो कितना राइट ऑफ करेगा। तो उसको 5 to 8 मतलब मीन्स 8,000 पर ईयर उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। ओके, राइट ऑप्शन इज सेकंड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेकंड। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ कंपनी इज गिवन। किसी कंपनी के कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, जिसमें फर्स्ट है इक्विटी शेयर्स कैपिटल कॉल्ड अप। एक किसी कंपनी ने जो कैपिटल कॉल अप किया है वो है 10 लाख। कॉल्स इन एरियर हैं 50,000, कॉल इन एडवांस है 50,000 एंड प्रपोज्ड डिविडेंड 10%। उन्होंने जो कॉल्ड अप कैपिटल थी उसके ऊपर उन्होंने 10% का प्रपोज्ड डिविडेंड दिया है, प्रपोज किया है डिविडेंड कि 10% वो पे करेंगे। द अमाउंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड पेबल, वो कह रहे हैं अब जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इनकी अकॉर्डिंग उनको कितना अमाउंट एज ए डिविडेंड पे करना होगा। माय डियर फ्रेंड्स, एज यू नो उनके पास 10,000 कॉल्ड अप कैपिटल था, लेकिन कुछ एरियर भी चल रहा है उनका। कितना चल रहा है? 50,000। अगर आप 10 लाख में से लेस कर देंगे 50,000 तो कितना बचेगा? 9,50,000। इसका देखिए ये हमें ट्रीट नहीं करना है, कॉल इन एडवांस इसमें ट्रीट नहीं होता है क्योंकि हमारी करंट लायबिलिटी होती है। ओके, करंट लायबिलिटी है तो यहाँ पे ट्रीट नहीं होगा, तो इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो हमें कितना देना है? 10% देना है इसका। अगर हम 10% निकालते हैं तो कितना आएगा? 95,000। दैट इज़ द राइट ऑप्शन। मीन्स कंपनी को जो प्रपोज डिविडेंड है 10%, उसका वो कितना अमाउंट बनता है? 95,000। ये आपका आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड। इसमें पूछ रहा है
Pest analysis is an examination of the first internal microenvironment, second internal macroenvironment, external macroenvironment या फिर external microenvironment। सबसे पहले आपको पेस्ट का पता होना चाहिए। पेस्ट क्या होता है? हम एनालिसिस करते हैं अपनी एनवायरनमेंट को, तो इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियोलॉजिकल और साथ में है टेक्नोलॉजिकल, ये आपके कुछ एनवायरनमेंट होते हैं। ये कहते हैं ये जो एनवायरनमेंट है किसका पार्ट है? इंटरनल माइक्रो का है, इंटरनल मैक्रो का है, एक्सटर्नल मैक्रो का है या एक्सटर्नल माइक्रो का है। ये माइक्रो और मैक्रो में स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। माइक्रो मीन्स बहुत छोटा, ओके, और मैक्रो मीन्स बड़ा। लेकिन मैक्रो के भी 2 पार्ट होते हैं, एक इंटरनल मैक्रो, एक एक्सटर्नल मैक्रो। इंटरनल मैक्रो में जो आते हैं वो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, आपके सप्लायर्स होते हैं और आपके कस्टमर्स होते हैं, वो तो आते हैं इंटरनल मैक्रो में। लेकिन जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, डेमोग्राफिक, ये किस में आते हैं? एक्सटर्नल मैक्रो में। किस में आते हैं? एक्सटर्नल मैक्रो में। ओके, तो राइट ऑप्शन इज थर्ड। Let's move to next question, that is fourth. What is not a characteristic of a corporate social responsibility framework? कहता इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कैरेक्टरिस्टिक किसका? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क, CSRF। एक कंपनी का अपना पर्टिकुलर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क होता है, मतलब वो एक फ्रेमवर्क बनाकर चलती है एज ए कॉर्पोरेट की हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उस फ्रेमवर्क में हमें काम करना है। तो कहता है इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? फर्स्ट, बिल्डिंग कैपेसिटी, सेकंड, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, थर्ड, हार्नेसिंग डाइवर्सिटी, फोर्थ, रिटेनिंग द स्टेटस क्यो। देखो, वो बिल्डिंग कैपेसिटी मीन्स जो उनके पास, उनके आसपास जो सोसाइटी है उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, वो बिल्डअप करना चाहते हैं, वो उनका एक तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बनती है, ठीक है। लेकिन हमें क्या पूछे? नोट अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी को अंडरस्टैंड करना है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हार्नेसिंग डाइवर्सिटी, जो भी समाज के अंदर डाइवर्सिटी है उसको हार्नेस करना है, ओके। देन लास्ट वन इज रिटेनिंग द स्टेटस क्यो। रिटेन, अगर उन्हें स्टेटस मेंटेन करना है तो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो उसके कॉरपोरेट की या उसकी फर्म की, वो अपनी पर्सनल है, लेकिन ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो दैट राइट ऑप्शन इज फोर्थ, ओके। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिफ्थ। इन व्हाट सीक्वेंस मैनेजर्स यूजुअली परफॉर्म देयर फंक्शंस। वो कह रहा है किस सीक्वेंस में एक मैनेजर यूजुअली परफॉर्म करता है अपने फंक्शंस को। जब आपको कोई भी आपको फंक्शन करना है किसी मैनेजर को, तो सबसे पहले वो क्या करता है? एक प्लान लेके चलता है, राइट। तो हमारे सामने 4 ऑप्शंस हैं, तो सबसे पहले हम इनमें से सबसे पहले जो हमें कुछ चूज़ करना है कि भाई हम इनमें से कौन सा है जो हमें नहीं लेना है। मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे फर्स्ट स्टेप नहीं आता, तो ऑर्गेनाइजेशन दोनों कट हो गए। तो फर्स्ट स्टेप जो किसी मैनेजर का होता है वो प्लानिंग से स्टार्ट होता है, तो प्लानिंग सेकंड में भी और फोर्थ में भी है। प्लानिंग करता है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करता है, इसमें दे रखा है कंट्रोलिंग देन लीडिंग, और इसमें जो फोर्थ लास्ट उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। देखो, ऑर्गेनाइज करके बाद तो लीड ही तो करेगा, और सबसे लास्ट में क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ। ए लोन ड्यू फॉर रीपेमेंट इन 22 months. Time has been included as a current liability. Current liability. What will be the effect when this is corrected? वो मतलब क्वेश्चन कह रहा है एक लोन था जो ड्यू है, रीपेमेंट करनी थी उसकी, 22 मंथ्स के लिए था वो लोन, 22 मंथ से वो लोन ड्यू है। टाइम हैज़ बीन इंक्लूडेड एज अ, और इस टाइम को उन्होंने इंक्लूड कर लिया करंट लाइबिलिटी में। लेकिन ये करंट लाइबिलिटी कैसे हो सकता है? जो 22 है वो तो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गई, क्योंकि जो विद इन ईयर मतलब लेस देन 12 मंथ्स में होता है वो तो करंट लाइबिलिटी होता है। लेकिन अगर मोर देन 1 ईयर आपके पास कोई लाइबिलिटी होती है वो करंट नहीं, कौन सी हो जाती है?
लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में इंक्लूड हो जाता है। लेकिन इन्होंने कुछ मिस्टेक कर दी कि इन्होंने इस पेमेंट को करंट लाइबिलिटी समझ लिया। अब इसको करेक्ट करना है उनको, और करेक्ट करने के लिए वो कह रहे हैं कि क्या इफेक्ट होगा। मान लीजिए उनके पास करंट लाइबिलिटी थी और उसको उन्होंने मीन्स वो इंक्रीज़ कर रखी है उन लोगों ने, मतलब कंपनी की करंट लाइबिलिटी इंक्रीज़ कर रखी है, उसको उन्हें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए वो क्या करेंगे, इसको कम, मान लीजिए एक इक्वेशन है जो आपकी करंट कैपिटल जो आप निकालते हो, वर्किंग कैपिटल की बात कर रही हूँ, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी निकालते हो, ये आपकी इंक्रीज हुई है, इसको आपको डिक्रीज़ करना है। अगर आप इसको डिक्रीज़ करते हो करंट लाइबिलिटी को, तो क्या होगा, आपकी करंट एसेट्स है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी ना। तो आपके पास ऑप्शन दे रखा है, किस पर असर होगा, क्या असर होगा, इंक्रीज होंगी नेट एसेट्स, रिड्यूस इन करंट एसेट्स, आपकी करंट एसेट्स वो रिड्यूस हो जाएंगे, या इंक्रीज इन नेट करंट एसेट्स, या फिर कोई इफेक्ट नहीं होगा ऑन नेट करंट एसेट्स। मान लीजिए आपको अपनी वर्किंग कैपिटल निकालनी है, तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी लेस करते हो आप, और यहाँ पे आपको पहले आपने कुछ ज़्यादा इंक्लूड, मान लो आपने पहले यहाँ पे इसको 2 लाख ले रखा था, और हो सकता है इसकी जो 22 मंथ्स की कोई अमाउंट थी वो 1 लाख थी, ठीक है, और यहाँ पे उसने इंक्लूड कर रखा था लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी में, तो मतलब 1 लाख यहाँ से वो लेस कर देगा, है ना। अगर यहाँ से 1 लाख कर देगा तो इसमें यहाँ पे 1 ही बचेगा ना, और हो सकता है यहाँ पे ये 3 लाख हो, तो इसको तो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है आपकी। अगर यहाँ पे कम होगा तो करंट एसेट्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो आपकी इक्वेशन होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होती है, अगर इसको वो कम कर देता है करंट लायबिलिटी को, तो आपकी क्या इंक्रीज हो जाएगी, करंट एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगी। तो राइट ऑप्शन इज इंक्रीज नेट करंट asset. Okay, let's move to next question. This is 7th. ABC Limited offers to the public 10,000 shares for subscription. एक कंपनी है, उसने ऑफर किए 10,000 शेयर एज सब्सक्रिप्शन। द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर। उन्होंने सब्सक्रिप्शन था 10,000 का, मिले उनको एप्लीकेशन 12,000 मीन्स ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। इफ द शेयर आर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस द एप्लीकेंट्स फॉर द 12,000 शेयर्स आर टू बी अलॉटेड। अब वो कह रहे हैं 12,000 जो 2,000 एक्स्ट्रा आ गए, अब प्रो रेटा बेस पे इनको अलॉट किए जाएं तो किस रेशियो में वो उनको मिलेगा। फर्स्ट शेयर 4 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर अप्लाइड, 3 शेयर्स for every 4 share applied, third 2 shares for 3 shares applied, fourth 5 shares for every 6 shares applied। इसके लिए देखो आपको पता है इजीली कि प्रो रेटा में क्या होता है कि हमें रेशियो निकालना होता है कि किसको कितना दिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए नहीं, जब उनके पास थे 10,000 और आए उनके पास 12,000, इनकी रेशियो हम निकालते हैं तो 10, 12 और इसको आगे में फर्दर करते हैं रेशो 5:6। इट मीन्स जिन्होंने डिमांड की 6 शेयर्स की उनको 5 मिलेंगे। तो राइट ऑप्शन इज 4th, शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स फॉर एवरी 6 शेयर्स अप्लाइड। जिनको 6 की डिमांड की है उनको 5 मिलेंगे, ठीक है, मतलब मीन्स एक उनका कैंसिल हो जाएगा। Right option is 4th. Next question is 8th. A company issued 1 lakh जो 15% डिवेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। वो कह रहे एक कंपनी ने इशू किए डिवेंचर 1 लाख जिनका अमाउंट था, कितने के ऊपर, डिस्काउंट दिया है 5% का, रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स, जो 10 ईयर्स के बाद रिडीमेबल है एट प्रीमियम ऑफ 10%। कितने पर, 10% के प्रीमियम पर। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर विल बी, लॉस बताना हमें कि जो हमने इशू किए हैं डिवेंचर उन पर कितना लॉस हो रहा है। सबसे पहले आप देखें, सबसे पहले तो उन्होंने डिस्काउंट दिया है जब इशू किया तभी, तो 5% का तो यहाँ पे लॉस हो गया उनको। फिर वो आफ्टर 10 ईयर उनको अगर
रिडीम कर रहे हैं तो प्रीमियम पर कर रहे हैं 10%, पहले उन्होंने डिस्काउंट दिया, उसके बाद जब रिडीम करेंगे तो करेंगे 10% पर एज प्रीमियम पर, ठीक है। मतलब जो एक तो उनकी जो वैल्यू होती है वो भी देंगे, साथ में 10% एक्स्ट्रा भी देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर 5 और यहाँ पे 10, उसको टोटल कितना लॉस हो रहा है 15,000 का, और किसके ऊपर हो रहा है 1 लाख के ऊपर। तो हम 1 लाख का अगर 15% निकालेंगे तो कितना बनेगा, 1 लाख का 15% निकालेंगे तो हमारा आंसर होगा 15,000, राइट। देखो वहाँ पे आपको पूरा टोटल एक एक टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको शॉर्टकट में जब आपका एग्जाम होता है तो आपको तो बिल्कुल ही आपके पास बिल्कुल टू द पॉइंट आपके पास टाइम होता है, बिल्कुल बहुत कम टाइम होता है, तो आप तो फटाफट कर लोगे। मैं तो थोड़ा फिर भी टाइम ले रही हूँ, लेकिन आपको करने के लिए तो ये तो बिल्कुल सेकंड का काम है। आप इसको विद इन मिनट में आपको कंप्लीट करके आगे बढ़ सकते हो। बहुत ईजी है कि आपको टोटल आपको दिखाई दे रहा है कि भाई इसको जो 2 जगह पे लॉस हो रहा है, एक तो ये डिस्काउंट दे रहा है, साथ में फिर वो प्रीमियम दे रहा है, तो उसको 15% का लॉस हो रहा है डायरेक्टली। आप बहुत इजीली, और डायरेक्ट उसको पता है 1 लाख का 15% क्या होता है 15,000, बहुत ईजी था, ये कुछ सेकंड्स का क्वेश्चन था, ठीक। और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा पजल होने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इस तरह के क्वेश्चन सोल्व कीजिए, और साथ में जो आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको सोल्यूशन ज़रूर कीजिए। अगर वो कर लेते तो आपको पता चल जाता कि जो आपके एग्जामिनर उनका माइंड सेट हो कैसा है, या फिर वो किस तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ओके। और आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टू क्लियर आ टीचिंग एग्जाम, ओके। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 9th। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, करेक्ट बतानी है हमें। फर्स्ट, statutory audit of a company account is compulsory. Second, internal audit and management audit are the same. Third, internal audit and statutory audit are the same. Fourth, internal audit is compulsory in all cases. Internal audit compulsory in all cases? No guys, बिल्कुल no. लेकिन जब हम बात करते स्टैट्यूटरी ऑडिट, मतलब ये तो कंपलसरी है, जो संविधान ने ही दे दी, संवैधानिक बोलते हैं इसको, संविधानिक, हाँ, संविधान ने ही बोल दिया कि भाई ये तो बनाना ही बनाया है आपको, ठीक है, तो वैसी बात है वो कंपलसरी होगा। तो राइट ऑप्शन इज फर्स्ट, ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, द रेट एट विच करेंसी कैन बी बोट और सोल्ड फॉर द इमीडिएट डिलीवरी। मान लीजिए कह रहे वो करेंसी का वो कौन सा रेट जिस पर कोई करेंसी की डिलीवरी करनी है इमीडिएटली उसको बाय और सोल्ड करने के लिए, तो मतलब वो कौन सा रेट होता है। फर्स्ट, स्पॉट एक्सचेंज रेट, सेकंड, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, थर्ड, फ्यूचर एक्सचेंज रेट, एंड फोर्थ, क्रॉस रेट। तो इसके बारे में बताना होगा आपको। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आपको इमीडिएट डिलीवरी देनी है, तो इमीडिएट डिलीवरी के लिए क्या होगा, फ्यूचर फॉरवर्ड तो हम डिटरमाइन करते हैं और फिर उनको आप लिस्ट करवाते हो स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है। ये चीज़ें दोनों चीज़ें अलग हैं। स्पॉट एक्सचेंज होता है जो एट द टाइम जब आपको करेंसी की ज़रूरत है, जब एक्सचेंज करना चाहते हो, मार्केट कंडीशन के ऊपर जो एक्सचेंज रेट चल रहा है एट ए टाइम का, वही आपका स्पॉट एक्सचेंज होता है। मतलब एट ए पॉइंट पे जिस भी टाइम पे आपको रिक्वायरमेंट है डिलीवरी करने की या बाय और सोल्ड करने की करेंसी को, तो मार्केट में जो उस करेंसी का रेट चल रहा है उसको बोलते हैं स्पॉट एक्सचेंज रेट, जो एट ए टाइम एट ए पर्टिकुलर टाइम पर आपको जो रेट मिलेगा वो आपका स्पॉट एक्सचेंज रेट होता है, ओके। तो राइट ऑप्शन इज 1, और इसके नाम से भी आपको पता चल रहा होगा एट द स्पॉट जो रेट चल रहा होगा किसी करेंसी का, वही आपका उसी रेट पे आप सोल्ड और बोट करेंगे, ओके, किसी भी करेंसी को। चले नेक्स्ट पर, दैट इज 11th, the coordination between different departments at the same level in the chain of command is called. chain of command में अगर कोऑर्डिनेशन हो रहा है कुछ डिपार्टमेंट्स के बीच में लेकिन लेवल है सेम, मान लीजिए भाई ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं, सेल का है, परचेज का है और HR का है, ओके। वो कह रहे हैं सेम लेवल पे, मान लीजिए यहाँ पे मैनेजर है, यहाँ पे मैनेजर है, यहाँ पे मैनेजर है, ये तीनों आपस में अगर कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं तो ये कौन सा कोऑर्डिनेशन है, हॉरिजॉन्टल, ऑर्गेनाइजेशनल कोऑर्डिनेशन, वर्टिकल कोऑर्डिनेशन, डायगोनल कोऑर्डिनेशन। तो इस तरह से जो आपकी इक्वेशन बन रही है तो हॉरिजॉन्टल बन रही है ना, सो दैट हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th,
मार्केट सेगमेंटेशन इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोर्शंस ऑफ द मार्केट दैट आर, सेगमेंटेशन का पता होगा आपको। सेगमेंटेशन, किसी मार्केट को हम क्या करते हैं, सेगमेंट कर, मतलब उनको सेपरेट ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। ओके, मीन्स को डिवीज़न कर देते हैं किसी मार्केट का। मान लीजिए इतनी बड़ी मार्केट है और हमें सर्व करना है ओनली इस मार्केट को, इस पोर्शन को, तो हमें ये क्या सेगमेंट बना लिया कि हमें सिर्फ इसको टारगेट करना, जो हमारा प्रोडक्ट है वो सिर्फ इनके लिए होगा, इन्हीं की हम मार्केटिंग करेंगे, इन्हीं को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो वो कह रहा है उसको आइडेंटिफिकेशन, उस पोर्शन को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए क्या करते हैं, अपोजिट टू द वन अनदर, सेकंड डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, थर्ड सिमिलर टू वन अनदर, या फिर कॉम्प्लीमेंट वन अनदर। सिंपल सी बात है, ये वाला जो आपने जो टारगेट किया है वो इन सब से क्या होगा, डिफरेंट होगा। आपके कॉम्पिटिटर से भी आप देखोगे, उस नज़र से भी, उस व्यू से भी देखेंगे कि भाई ये डिफरेंट है, तो क्या करेंगे आप, डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, ये जो है एक दूसरे से डिफरेंट। मान लीजिए आप एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग टूथपेस्ट लेते हैं हम, ठीक है, आपको टूथपेस्ट बनाना है, फिर आप डिवाइड कर लिया आपने मार्केट को। ओके, आपने सोचा कि बड़ों के लिए बनाया, बुज़ुर्ग के लिए बनाए, या फिर उन लोगों के लिए बनाए जो आयुर्वेदिक यूज़ करते हैं, या फिर कुछ लोगों को टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर हम टारगेट करें बच्चों को। चलो हम बच्चों की टारगेट ले लेते हैं, ठीक है, छोटे बच्चों को। छोटे बच्चे जो 2, 3, 4 ईयर्स के होते हैं, जो उनको सिखाया जाता है, जो लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, तो उनको कैसे टूथपेस्ट सर्व किए जाते हैं, उनको करे जाते हैं वैसे जो मतलब उनको हार्म भी ना करें, और अगर स्वेलो कर लेते हैं, अगर उनको निगल लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो हर्बल टाइप के होते हैं। तो फिर हम टारगेट किसको करेंगे, ओनली बच्चों को टारगेट करेंगे, उन्हीं के टारगेट करते हुए हम लोग एक कंपनी है वो अपनी प्रमोशन करेगी, वैसी एडवर्टाइजमेंट करेगी। तो क्या करेगी, अब ये जो सेगमेंट लिया वो एक दूसरे से क्या डिफरेंट है ना, सो दैट राइट ऑप्शन इज सेकंड। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 13th विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग, इनमें से कौन सा स्टेप है या कौन सा पार्ट है, कंपोनेंट है जो प्लानिंग का कंपोनेंट नहीं है। इनमें से कौन सा प्लानिंग का कंपोनेंट नहीं है। फर्स्ट कॉम्प्लायंस, सेकंड प्रोसीजर, थर्ड पॉलिसी एंड फोर्थ बजट। बताइए, जब आप प्लानिंग करते हैं तो क्या देखकर प्लानिंग करते हैं, उसका एक बजट तो होता ही है ना, उसके अंदर पॉलिसीज़ भी होती है, और साथ में उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस भी होता है। सो दैट राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। इंटरनेशनल फाइनेंस की बात कर रहे हैं। उप्स, कह रहे कौन सा ऑप्शन है इम्पोर्टेंट नहीं है अगर आप इंटरनेशनल मार्केट से फाइनेंस लेना चाहते हो। तो अगर आप इंटरनेशनल मार्केट से लोन उठाना चाहते हो, पैसा उठाना चाहते हो, तो इनमें से कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट डिपॉजिटरी रिसिप्ट, सेकंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड यूरो करेंसी लोन एंड फोर्थ यूरो बॉन्ड्स। बताइए, इन दोनों से तो आप समझ गए यूरो मीन्स ऑब्वियस सी बात है इंटरनेशनल मार्केट से। डिपॉजिटरी भी जो बनाई जाती है, डिपॉजिटरी किसके लिए होती है, वो भी इंटरनेशनल मार्केट के लिए होती है ना। तो सो दैट राइट ऑप्शन इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेशनल मार्केट का पार्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, विच फीचर डज नॉट फ्रॉम वन ऑफ फ्यूल्स 14th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल फ्यूल का 14 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल नहीं है। फर्स्ट इनिशिएटिव, सेकंड एस्पिरिट दे कॉर्प्स एंड थर्ड इंडिविजुअलिज्म, फोर्थ स्पैन ऑफ कंट्रोल। बताइए, सबको पता है, सभी बच्चे को पता है फ्यूल के 14 प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी मैनेजमेंट के बेस हैं। सो दैट आई होप यू हैव गिवन द आंसर, दैट इज द थर्ड इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, तो इन्होंने इंडिविजुअलिज्म पर कोई बात नहीं की, इन्होंने इनिशिएटिव, एस्पिरिट दे कॉर्प्स एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल इन पर बात की है, इन्होंने प्रिंसिपल दिए हैं, लेकिन इंडिविजुअलिज्म पर इस नाम का कोई भी प्रिंसिपल नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द
16th, the view that the exchange rate between the currencies of the two countries equal. वो कह रहा है वो व्यू जिसके अंदर एक्सचेंज रेट बिटवीन द करेंसीज ऑफ टू कंट्री इक्वल, वो एक ऐसा व्यू आपके लिए कि जब आप टू कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसीज को, मान लीजिए हम ले लेते हैं यूरो ले लेते हैं और ले लेते डॉलर, ओके। वो कहते हैं इनको आप कब इक्वल करते हो, कब समझते हो, उस व्यू को क्या कहते हैं? इंटरेस्ट रेट पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी, फॉरवर्ड रेट्स एंड फ्यूचर स्पॉट रेट्स पैरिटी, या फिर इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट। बताइए, अब यूरो में और डॉलर में कंपैरिजन करना हो एक टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है, तो उस व्यू को हम क्या कहते हैं? देखिए मैं एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए यूरो की बात, हमें लेना है 100 बैरल क्रूड ऑयल लेना है, ओके, बाय करना है। तो एट ए टाइम पे हम देखेंगे कि जो 100 बैरल क्रूड ऑयल है यूरो के रेट से लेते हैं या फिर डॉलर के रेट से किसी पर्टिकुलर कंट्री से लेते हैं, तो हमारी परचेजिंग पावर क्या आएगी? मीन्स जो 100 बैरल जो हमारा 100 बैरल जो हमारा क्रूड ऑयल है, अगर हम किसी कंपनी में किसी भी कंट्री से यूरो में लेते हैं तो उसकी परचेजिंग पावर, या फिर डॉलर से लेते किसी कंट्री में तो उसकी परचेजिंग पावर क्या है? जो 100 बैरल हमारा क्रूड ऑयल है उसके लिए हमें कितना यूरो देना पड़ेगा या फिर कितना पे करना पड़ेगा डॉलर? सेम क्वांटिटी कितनी अमाउंट में हमें मिल जाएगी। तो ये इन दोनों का इस टाइम पे जो हम एक्सचेंज रेट निकालते हैं, इनको इक्वल करते हैं, उसको क्या कहते हैं? परचेजिंग पावर पैरिटी, ओके। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरा सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जो भी ये कुछ इसमें और वीडियोस हैं, मींस पूरे इसके अंदर क्वेश्चंस हैं 180, और 180 को हमने डिवाइड किया है, सब डिवाइडेड किए हैं अदर वीडियोस के अंदर। तो पूरी की पूरी आप ये सीरीज़ देखना, तभी आपको क्लियर होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं DSSSB में, अगर PGT एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो, ओके। So my dear friends, this is the 17th question. At what level of an organization does a corporate manager operate? वो कहता है एक ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉर्पोरेट मैनेजर है वो किस लेवल पे काम करता है? कॉर्पोरेट मैनेजर ऑपरेट कर रहा है। फर्स्ट ऑपरेशनल, सेकंड फंक्शनल, थर्ड टॉप लेवल, या फोर्थ मिडिल लेवल। अब कॉर्पोरेट मैनेजर मतलब कॉर्पोरेट पूरी बॉडी होती है, ठीक है, उसको अगर उसको मैनेज करना पड़ रहा है तो किस तरह का ऑपरेट कर रहा है? वो कौन से लेवल पे ऑपरेट कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन को? उसके ऑपरेशन लेवल पे, फंक्शन लेवल पे, टॉप लेवल पे, या मिडिल लेवल पे? अगर वो कॉर्पोरेट लेवल पे ऑपरेट कर रहा है तो कौन से लेवल का आएगा? टॉप लेवल का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स फॉर दिस वीडियो। हम 18 क्वेश्चन करके लेकर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इस टाइम DSSSB की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 2020 के ये DSSSB के पोस्ट निकली हुई है, अगर आप टारगेट कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। तो पूरी सीरीज़ देखना और एनालाइज करना, कहाँ पे आप कितने क्वेश्चन आप सोल्व कर पा रहे हो, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ओके। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। विच ऑफ दीज इज़ नॉट द पार्ट ऑफ चैलेंजेस फॉर अ मैनेजर एट प्रेजेंट? वो कह रहा है अगर हम आज प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो किसी मैनेजर के लिए क्या चैलेंज नहीं है? फर्स्ट, माइक्रो मैनेजिंग द वर्कफोर्स, सेकंड मैनेजिंग कम्युनिकेशंस, थर्ड मैनेजिंग चेंज, फोर्थ मैनेजिंग द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। बोलिए। देखिए कि कोई भी जो मैनेजर है उसके लिए चैलेंज तो है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करे कि वो किस तरह का लर्निंग कर रहा है। उसके साथ में मैनेज करने का भी चैलेंज होता है, उसके पास कम्युनिकेशन का भी चैलेंज होता है, भाई कम्युनिकेशन है किधर जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, सही जा रही है नहीं जा रही है, ठीक है, सही टाइम पे कोई इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे राइट पर्सन को पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, उसके पास चैलेंज होते हैं। लेकिन जब बात करें माइक्रो मैनेजिंग की वर्कफोर्स में,
तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैनेजर को माइक्रो मैनेजिंग तो करनी ही नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि वो जब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना स्टार्ट करेगा तो लास्ट में उसको लगेगा तो उसने कुछ भी मैनेज नहीं किया। ओके, छोटे से छोटी चीज़ों को मैनेज करना क्या होता है, मैनेजिंग, माइक्रो मैनेजिंग। लेकिन मैनेजर के पास इन छोटे छोटे काम से भी ज़्यादा कुछ और भी इम्पोर्टेंट होता है कंपनी में, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान ना देकर एक मैनेजर को अपनी पॉलिसीज़ पे, प्रोसीजर पे, मतलब बड़े लेवल पे ध्यान देना चाहिए। जो जो छोटी चीज़ें होती है, छोटे मैनेजमेंट होती है, छोटी छोटी चीज़ों को भी तो अदर जो हैं उनके सबॉर्डिनेट्स हैं वो ध्यान देंगे, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि इफ़ यू वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग यू कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग, सो दैट दिस इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और बहुत सारे MCQs हमने इंक्लूड कर रखे हैं। इसके अलावा बहुत सारे मॉक टेस्ट की सीरीज़ हमने बना रखी है, तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अगर आप रियली वांट टू क्लियर द DSSSB और इफ़ यू रियली वांट टू बी अ टीचर। सो माय डियर फ्रेंड्स, गुड बाय, गुड लक।